Question number 18. Suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongation. देखो पिछले क्वेश्चन में जो सीलिंग था ना वो फिक्स था. ओके. अब यहाँ पे क्योंकि एलिवेटर की सीलिंग होगी तो सीलिंग भी क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो मैं एक बार आप लोगों को पिछला क्वेश्चन दिखा देता हूं. यहाँ पे ये तो देखो जिस तरीके से ये 2 kg ब्लॉक क्या था, रेस्ट कंडीशन पे था. अब क्या होगा, क्योंकि सीलिंग ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. फिर नेक्स्ट केस में क्या करोगे, केस 2 में एक 1 kg का ब्लॉक लगा दोगे. बस फर्क क्या है, पिछले केस में ब्लॉक्स रेस्ट कंडीशन में थे और यहाँ पे क्या है, ब्लॉक्स एक्सेलरेटेड होंगे. ओके. यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे. ओके. तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बिल्कुल हमें जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है, बस नेट फोर्स जीरो नहीं करके F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है. ओके. तो केस वन में सिर्फ और सिर्फ कौन अटैच्ड है, 2 kg का ब्लॉक. सो दिस इज द सीलिंग. दिस इज अ 2 kg ब्लॉक. ओके. इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यदि मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ओके, यदि मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज 2 kg, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, kx1. क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नहीं. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग. ओके. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, kx1 माइनस mg, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज k, 100. x1 कैलकुलेट करना है, m is 2, g is 10, is equal to mass into acceleration. Okay, so what is 100 x1, this is 24. So what is x1, x1 is 0.24 मीटर. समझ में आ गया, x1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.24 मीटर. केस टू में क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, हमें टोटल इलोंगेशन नहीं बताना है, 1 kg अटैच करने के बाद कितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन आएगा मुझे ये बताना है. करेक्ट. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज अ 2 kg ब्लॉक, साथ में एक 1 kg ब्लॉक मैंने और अटैच कर दिया. तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि फर्दर इलोंगेशन इज, लेट अस से कि फर्दर इलोंगेशन इज x2. फर्दर इलोंगेशन इज x2. क्या यहां भी एलिवेटर का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यस. अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. ये पूरा 2 kg और 1 kg को मैं एज अ सिस्टम ड्रॉ करने जा रहा हूं. दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg. नीचे क्या लगेगा, mg, दिस इज इक्वल टू 3g. ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा एक k इंटू टोटल इलोंगेशन. ऑलरेडी इलोंगेशन कितना है, 0.24 प्लस एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हुआ, x2. ओके.
पहले इलोंगेशन था 0.24 मीटर, अभी और कितना इलोंगेशन हो गया, x2। तो दिस इज एक्सेलरेशन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी k 0.24 प्लस x2 माइनस 3g। 3g को क्या 30 लिख सकते हैं, यस, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। k की वैल्यू 100 रख दो, सो दिस इज 100, दिस इज 0.24 प्लस x2 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0.24 प्लस x2 इज इक्वल टू 36। 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.24 प्लस x2 इज इक्वल टू 0.36, सब कुछ मीटर्स में है, करेक्ट। तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, x2 विल बी इक्वल टू 0.12 मीटर। याद रखिएगा बच्चों कि दिस इज द एक्स्ट्रा इलोंगेशन आफ्टर 0.24 मीटर। नेट इलोंगेशन नहीं है, नेट इलोंगेशन तो 0.36 मीटर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is b in upward direction and remains constant। तो एक अपवर्ड फोर्स है कितना, b के इक्वल, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। ओके, बलून पे जो पॉइंट फोर्स है हमें अज्यूम करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो फोर्स है कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है b के इक्वल, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it। जो एयर रेजिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी ऊपर तो एयर रेजिस्टेंस नीचे, वेलोसिटी नीचे तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर, और ये किसके प्रपोर्शन में होता है, दिस इज प्रपोर्शनल टू वेलोसिटी, करेक्ट। अ बलून कैरीज अ मास m and it is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v। बलून कितना मास कैरी करता है बच्चों, m, and it is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity। तो जब ये मास कैपिटल M कैरी कर रहा है, इतना मास, तो क्या कर रहा है, बलून नीचे की तरफ फॉल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो m मास है तो v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना मास हम लोग रिमूव कर दें ताकि ये v वेलोसिटी से ऊपर जाने लगे। ओके, चलो ध्यान से देखना। तो केस वन में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। केस वन, बलून बलून मूव्स डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v। अच्छा देखो, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो भी वेलोसिटी v है, और जब अपवर्ड जाएगा तो भी वेलोसिटी v है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों केसेस में एयर रेजिस्टेंस सेम होगा, यस। दोनों केसेस में क्योंकि वेलोसिटी सेम है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है, दोनों में सेम है, मतलब वेलोसिटी के प्रपोर्शन में है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों केस में एयर रेजिस्टेंस सेम आएगा। ओके, तो इस चीज को चलो बाद में भी लिख लेंगे। तो मान लो दिस इज द बलून। ओके, ये बलून है। ओके, तो यहां पे हम लोग फोर्सेस दिखाते हैं।
क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले इसका मास कितना है mg, तो इस पे लग गया नीचे की तरफ mg। ओके, ऊपर क्या लगेगा इस पे, ऊपर की तरफ लगेगा बॉइंट फोर्स। अच्छा, इसकी वेलोसिटी किधर है, इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ। तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के अलोंग होगा कि वेलोसिटी के अपोजिट। तो जवाब है वेलोसिटी के अपोजिट, तो हम लोग लगा देंगे एयर रेजिस्टेंस ऐसे। करेक्ट। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है, एफ के इक्वल, इसमें कोई डाउट। एफ इज एयर रेजिस्टेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं। करेक्ट। अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो, ये जो वेलोसिटी दिया है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वेलोसिटी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी v है। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी v का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स इज जीरो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप ऐसे लिख सकते हो v इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो, दिस इंप्लाइज नेट फोर्स इज जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, यस। देयरफॉर F प्लस बी इज इक्वल टू mg। ये आ गया बच्चों पहला इक्वेशन। करेक्ट। अब आते हैं बच्चों हम लोग केस 2 पे। केस 2, केस 2 में लेट अस से कि मास m हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कितना मास रिमूव करेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा m मास हमने रिमूव कर दिया। सो लेट अस अज्यूम डेल्टा m मास इज रिमूव्ड। डेल्टा m मास इज रिमूव्ड। पहले मास कितना था, कैपिटल M। तो अब व्हाट इज मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून इज इक्वल टू, पहले मास m था, डेल्टा m इसमें से हमने हटा दिया, तो m माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा m के इक्वल। ओके, तो ये बलून मुझे ये बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यस। ये जो बलून है ये मूव करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे क्या लगेगा, mg, लेकिन m कितना है, m इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा m, तो नीचे लगा mg। अच्छा, बॉइंट फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, तो दिस इज बॉइंट फोर्स। एयर का जो रेजिस्टेंस है या फिर एयर का जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, एयर का फ्रिक्शन लगेगा इस बार नीचे, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। समझ में आ गया। ओके। अच्छा, क्या यहाँ पे वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट है, क्या ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, यस। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, जितना फ्रिक्शन या जितना एयर रेजिस्टेंस पहले लग रहा था, अभी भी मैंने एफ ही क्यों लगाया, पहले भी एफ था अभी भी एफ क्यों, क्योंकि पहले भी वेलोसिटी वी था और अभी भी वेलोसिटी वी है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो इसीलिए बस डायरेक्शन का फर्क होगा एयर रेजिस्टेंस में, पहले एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा था अब नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब ऊपर कितना लग रहा है बी, नीचे कितना लग रहा है एम माइनस डेल्टा एम जी, ये लग रहा है नीचे प्लस एफ। करेक्ट। ये आ गए दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है,
सॉल्व करके क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब एफ को हम एलिमिनेट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, बी माइनस एफ इज इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम अपॉन जी। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? यह है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? बी प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी। आप चाहो तो इसको लिख लो। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है? बी प्लस एफ सेकेंड इक्वेशन क्या है? बी माइनस एफ एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी। चलो दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 2b। इधर ऐड करो, सो दिस इज एम जी प्लस एम जी माइनस डेल्टा एम जी। करेक्ट? क्या लिख सकता हूं मैं इसको? दिस इज 2b इज इक्वल टू जी, कॉमन ले लो, 2m माइनस डेल्टा एम। करेक्ट? देयरफॉर 2b अपॉन जी इज इक्वल टू 2m माइनस डेल्टा एम। डेल्टा एम को लेफ्ट साइड में भेज दो और 2b बाई जी को भेज दो राइट साइड में, तो यही आंसर हो गया। दिस इज डेल्टा एम। आंसर इस फॉर्म में दिया है तो 2 को कॉमन ले लो, तो m माइनस बी अपॉन जी। करेक्ट? तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर जा रहा था तो जैसे ये जो एयर रेजिस्टेंस है, मैंने दोनों बार मैग्नीट्यूड सेम क्यों अज्यूम कर लिया? क्योंकि दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at a rate of g by 6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at a rate of g by 6? देखो, यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट क्या होता है कि जो बॉइंट फोर्स होता है ड्यू टू वाटर, ठीक है, बॉइंट फोर्स ड्यू टू वाटर on the plastic box will be in upward direction. Okay, कंसेप्ट क्या है? ये सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स नहीं, किसी भी चीज को अगर जो आप पानी में डुबा दो तो उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगता है। सपोज दिस इज वाटर, और किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दो तो mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, लेकिन वाटर की वजह से एक बॉइंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। इसका फॉर्मूला होता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। करेक्ट? तो बस अभी आप यही मान लो कि बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू, या फिर ये किसके प्रोपोर्शन होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब बॉइंट फोर्स इसके मास कितना होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट? अब देखो यहाँ पे एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स है, उसका मास है m और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है विथ एक्सेलरेशन g बाई 6। देखो केस 1, वाटर का हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे। तो मान लो ये एक प्लास्टिक बॉक्स है। करेक्ट? ये है पानी। ये प्लास्टिक बॉक्स जो है या प्लास्टिक का जो बॉटल है,
इसका मास है m, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा एक बॉइंट फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, एंड a इज इक्वल टू g/6, करेक्ट। तो यहाँ पे यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूं, सो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज बॉइंट फोर्स माइनस mg, this will be equal to mass into what is acceleration, acceleration is g/6। तो यहां से मेरे पास Fb आ गया, what is buoyant force, this is mg plus mg/6, जिसको डायरेक्टली आप 7 mg/6 भी लिख सकते हो। चलो एक स्टेप ऐसे ले जाके मैं दिखाता हूं, दिस इज 7 mg/6। नेक्स्ट, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट में एक्सेलरेट डाउन एट अ रेट ऑफ g/6। इसके अंदर कितना सैंड डाला जाए, ओके मतलब उसका मास कितना हो, ताकि इसका जो एक्सेलरेशन है ये नीचे की तरफ हो जाए, कितना हो जाए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, g/6। ओके, तो हम आ जाते हैं केस 2 पे। दिस इज केस 2, इसका एक्सेलरेशन हो जाए नीचे की तरफ कितना, a, एंड a इज इक्वल टू g/6, करेक्ट। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमने कितना मास ऐड किया, लेट अस से कि मास एडेड इज डेल्टा m। मास या फिर मास ऑफ सैंड इज इक्वल टू डेल्टा m, या फिर m1 भी अज्यूम कर सकते हो, m1। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया, कुछ हमारे पास इसमें सैंड भी हमने भर दिए, करेक्ट। अच्छा, बॉइंट फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बॉटल का वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। तो इस पे अब टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया m प्लस m1g, टोटल मास हो गया m प्लस m1, तो नीचे क्या लगेगा, m प्लस m1g के इक्वल। तो हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स लगा एफ बी माइनस एम प्लस m1 इंटू जी। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज मास, मास इज m प्लस m1, क्योंकि सैंड भी तो एक्सेलरेट करेगा ना इसके साथ। तो F इज, ये लिख दिया मैंने नेट फोर्स, मास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसलिए लिखेंगे हम लोग g/6। जनरली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको नेगेटिव बोल दिया। तो एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वो नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लें, वो भी बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो एफ बी की वैल्यू क्या थी, अभी कैलकुलेट किया था 7 mg/6। ओके, so this is minus m g/6 minus m1 g/6, करेक्ट। अब m1 को एक तरफ लेके आओ और m को एक तरफ लेके आओ, तो देखो 7 mg/6 माइनस mg प्लस mg/6, m1g को राइट साइड में लेके जाओ, कर लोगे कैलकुलेट अब इसको, ये मिलके हो जाएंगे mg/6, mg/6 प्लस mg/6 इज 2mg/6। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5 m1g/6, g और g गए, 6 और 6 भी गए। सो व्हाट इज m1, m1 इज 2m/5।
ओके, तो इतना मास, वेर एम इज क्या, एम इज मास ऑफ द बॉटल, तो कितना सैंड भरना पड़ेगा, 2m/5। तो इतना सैंड जब आप भर दोगे तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन g/6। ओके, इस प्रॉब्लम में याद रखिएगा हम लोगों ने अज्यूम किया कि बॉटल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है लेकिन बड़ा ही कॉमन सेंस है, इसीलिए बॉइंट फोर्स दोनों केसेस में हमने सेम अज्यूम किया ऊपर की तरफ। ओके,